Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक केस लॉ फ्रॉम फैमिली लॉ जो कि है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट। पहले जानेंगे उस केस के फैक्ट्स, फिर हम जानेंगे कि हस्बैंड ने अपनी सफाई में क्या क्या कहा, वाइफ ने अपनी सफाई में क्या कहा, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया एंड सो ऑन। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं ये केस है पुनीत रस्तोगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है जी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो पहले केस के बेसिक फैक्ट्स को जानते हैं। देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ थे। हस्बैंड जो है वो क्रुएल्टी करते थे वाइफ के ऊपर, तो डाइवोर्स हो गया, ठीक है जी। अब डाइवोर्स होने के बाद वाइफ ने जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर सेक्शन 12 के अंडर जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर की हस्बैंड के अगेंस्ट। अब हस्बैंड पहुंच गए सीधा हाई कोर्ट उस कंप्लेंट को क्वाश कराने के लिए, इस बेसिस पे कि भाई अब तो डाइवोर्स भी हो गया है, तो अब आप मेरे ऊपर जो है ये किस तरीके की एलिगेशंस क्यों लगा रहे हो। अब हस्बैंड ने यहां पर कुछ चीजें सामने रखी कि हमारे बीच में डाइवोर्स हो चुका है, तो अब ये केस ही जो है वो स्टैंड नहीं करता और इनहेरेंट पावर्स जो कि हम पढ़ते थे सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में, जो कि अब बन चुका है सेक्शन नंबर 528 ऑफ बीएनएसएस में, ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है और इसीलिए वो इसको क्वाश कराना चाहते हैं। तो ये है हस्बैंड की स्टोरी। अब आते हैं वाइफ की स्टोरी पर। तो वाइफ का मानना ये है कि जो क्रुएलिटी हुई थी वो ड्यूरिंग द मैरिज ही हुई थी, और जस्ट बिकॉज क्योंकि अब डाइवोर्स हो गया है तो क्या वो क्रुएलिटी भी खत्म हो गई है एंड सो ऑन। तो ये स्टैंड था वाइफ का। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहां पे जो शादी हुई थी वो हुई थी 18 अप्रैल 2017 को, और जो डाइवोर्स लिया गया वो 1 मार्च 2025 को। और जो डाइवोर्स लिया गया था वो इस ग्राउंड पे लिया गया था कि क्रुएलिटी बाय वाइफ है, तो मतलब वाइफ की साइड से क्रुएलिटी है। डन। तो यहां पे आगे हम फैक्ट्स में भी जानेंगे कि वाइफ ये पॉइंट भी रखती है कि अभी डाइवोर्स भी अपील में है, विच मींस कि वाइफ डाइवोर्स भी नहीं चाहती हैं, ठीक है। द फैमिली कोर्ट हैज आल्सो डिसमिस्ड द वाइफ्स पिटीशन सीकिंग रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट एंड रिटर्न ऑफ स्त्रीधन। डाइवोर्स होने के बाद जो है यहां पे फैमिली कोर्ट जो है ऑलरेडी आरसीआर के राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स जो हैं वो वाइफ के ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुकी हैं, और जो स्त्री धन भी यहां पर वाइफ ने मांगा था तो फैमिली कोर्ट ने उसे देने से, हस्बैंड को देने से मना कर दिया है। स्त्री धन जिनको ना पता हो क्या होता है, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज जो भी गिफ्ट्स, कैश, ज्वेलरी दी जाती हैं वाइफ को, उसे हम स्त्री धन कहते हैं, ठीक है। Husband argued that the allegation raised in the domestic violence complaint were identical to those already adjudicated by the family court and amounted to an abuse of process। तो वो कहते हैं ये तो हम ऑलरेडी फैमिली कोर्ट में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, तलाक हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, तो अब तो ये सिर्फ एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। He also contended that once the marriage stood dissolved, तो हस्बैंड का ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो ये कहते हैं कि अगर एक बार मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो गई है तो यहां पर किसी तरीके का कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप ही नहीं बचता, और जब डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं बचता तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का किसी तरीके का कोई एप्लीकेशन नहीं आता। आइए अब जानते हैं वाइफ के साइड की स्टोरी। वाइफ अपोज करती हैं इस प्ली को और एलिगेशंस लगाती हैं दैट शी हैड बीन सब्जेक्टेड टू फिजिकल एंड मेंटल क्रुएलिटी, कि जब शादी थी, जब शादी के दौरान जो है उनके ऊपर मेंटल क्रुएलिटी भी हुई है और फिजिकल क्रुएलिटी भी हुई है। जिन स्टूडेंट्स को ना पता हो, फिजिकल क्रुएलिटी जब आप हाथ से मारते पीटते हैं वो आपका एग्जाम्पल बनते हैं फिजिकल क्रुएलिटी का, और किसी भी तरीके से ताने मारना, ठीक है, दैट इज अमाउंट टू मेंटल क्रुएलिटी। Dowry related harassment and that her jewelry continued to remain with the husband and his family। और इसके अलावा जो उनकी ज्वेलरी, इन शॉर्ट उनका स्त्री धन है, वो भी अभी जो है हस्बैंड की फैमिली के पास ही है।
She also contended that appeal against the divorce decree was pending. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो अपील है इनकी वाइफ की, तो इन शॉर्ट की डाइवोर्स हो गया है, लेकिन वाइफ ने अपील में डाल दिया है कि भाई ये डाइवोर्स नहीं होना चाहिए था एंड सो। अब आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि अब यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या कहना है। तो सवाल तो बहुत सिंपल सा है कि भाई अगर डाइवोर्स हो चुका है तो क्या ड्यूरिंग द मैरिज जो क्रुएलिटी हुई है, जो हेरेसमेंट हुआ है, क्या वाइफ उसके बाद भी डीवी एक्ट लगाकर उसमें हस्बैंड को पनिशमेंट दिला सकती है? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका आंसर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है कुछ केसेस रेफर करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें कि है प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी, जुवेरिया अब्दुल माजिद वर्सेस आतिफ इकबाल, सो 2022, 2014 एंड 2011 और 2025। तो ये 4 केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में रेफर करती है। और क्या फैसला सुनाती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स डज नॉट बार प्रोसीडिंग्स अंडर द Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 if the alleged abuse occurred during a subsisting domestic relationship। तो देखिए, सीधी सी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर यह हेल्ड किया कि जब शादी चल रही थी, अगर उस वक्त कोई वायलेंस हुई थी, कोई हैरेसमेंट हुई थी जो कि डीवी एक्ट के अंदर आती है, तो जस्ट बिकॉज ये डाइवोर्स हो गया है तो वो डिसॉल्व नहीं हो जाएगी। वाइफ जो है वो एक्शन ले सकती है। ठीक है, हाँ, यहां पर एक चीज और ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी भी तरीके की वायलेंस आफ्टर डाइवोर्स हुई होती, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, बट यहां पर तो वो ड्यूरिंग द मैरिज ही हुई है, सो दैट इज सब्जेक्ट टू डीवी एक्ट। आइए, होल्डिंग दैट अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स डज नॉट वाइप आउट हस्बैंड्स लायबिलिटी। तो जस्ट बिकॉज आपके पास डाइवोर्स की डिक्री है तो हस्बैंड की लायबिलिटी जो है, जो भी अमाउंट हो रही है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस, तो वो खत्म नहीं हो जाएगी। जस्टिस ब्रिजराज सिंह का कहना है, एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वंस कमिटेड सब्सिक्वेंट डिक्री ऑफ डाइवोर्स विल नॉट एब्सॉल्व द लायबिलिटी ऑफ द हस्बैंड। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसी के साथ कोर्ट ने डिसमिस कर दिया जो हस्बैंड ने पिटीशन फाइल किया था अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी एंड 528 ऑफ बीएनएसएस। तो इन शॉर्ट कि कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके से जो कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग्स हैं अंडर डीवी एक्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? रीजंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। कोर्ट फर्दर नोटेड दैट रेमेडीज अवेलेबल अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ। तो देखिए, यहां पर एक और एडिशनल पॉइंट आपको पता लग रहा है कि कोई भी मॉनेटरी रिलीफ है पार्टीज के बीच में, अगर किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन है, चाइल्ड की कस्टडी है, कोई भी कॉम्पनसेशन है, तो वो जस्ट बिकॉज डाइवोर्स हो गया है तो ऐसा नहीं है कि अब आप मॉनेटरी रिलीफ या चाइल्ड कस्टडी या किसी भी तरीके के कॉम्पनसेशन की बात ही नहीं करोगे, सब सेटल हो गया, तो ऐसा नहीं। Court also noted that although high courts possess powers under section 482, तो देखो 482 सीआरपीसी किसके बारे में बात करता था? इनहेरेंट पावर्स। ठीक है जी, इनहेरेंट पावर्स। टेल मी इन द कमेंट्स कौन से ऐसे 3 सर्कमस्टांसेस हैं जब आप सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में जो है हाई कोर्ट जो है वो इनहेरेंट पावर्स को यूज कर सकती है। एंड सिमिलर आपके 3 सर्कमस्टांसेस हैं जो कि सेक्शन 528 बीएनएसएस में भी लिखे हुए हैं। तो अब लॉ स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं एपीओ एग्जाम के लिए या जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, अब वो ये जजमेंट जो यहां पे रेफर भी की गई प्लस दिस जजमेंट यू कैन ऐड इन योर नोट्स, जहां पर भी आपने इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के नोट्स बनाए हैं वहां पर आप इन जजमेंट्स को ऐड ऑन कर सकते हो। तो 2026 की आपके पास रीसेंट जजमेंट जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, High Court possess powers under Section 428 CRPC to quash proceedings under DV Act. Such jurisdiction must be exercised sparingly. अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की और भी बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें ना ये टर्म यूज की गई है कि 482 को ऐसे यूज नहीं करना, अच्छा आए और आपने हर केस में इनहेरेंट पावर यूज कर दी। आपको बहुत सोच समझ के उस पावर को यूज करना है।
नॉट इन अ रेगुलर केसेस। और इसी पॉइंट को जो है यहां पे रिकन्फर्म कर रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट। एंड ओनली इन केसेस इन्वॉल्विंग ग्रॉस इलेगलिटी एंड मैनिफेस्ट इनजस्टिस, तो जहां पर भी लगे कि ये चीजें हो रही हैं तो वहां पर आप उस पावर को यूज कर सकते हो। डिक्लाइनिंग टू इंटरफेयर विद द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स वाइफ ने इनिशिएट की है अंडर डीवी एक्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट उसमें किसी तरीके की कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट को यहां पर कोई मैरिट पिटीशन में नजर नहीं आई, इसी वजह से हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया हस्बैंड की एप्लीकेशन को। आई होप कि ये फैमिली लॉ का लीगल अपडेट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस पूरे सेशन से हमने सीखा क्या, आइए अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो हमने ये सीखा कि अगर हस्बैंड वाइफ के ऊपर किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस करता है ड्यूरिंग द मैरिज, तो डाइवोर्स होने के बाद भी वाइफ जो है वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है अगेंस्ट द हस्बैंड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लीगल अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड यस इट्स टाइम टू से पीस।